नमस्कार। YouTube चैनल ग्लिम्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री बाय डॉक्टर मोहनलाल गुप्ता में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं ऐतिहासिक धारावाहिक कैसे बना था पाकिस्तान। प्रस्तुत है 70वीं कड़ी। मुस्लिम लीग ने सिंध और बंगाल से हिंदुओं को भगाना आरंभ कर दिया। पिछली कड़ी में हमने चर्चा की थी कि देश की बहुत सी राजनीतिक पार्टियों की पहल पर सितंबर 1944 में गांधी और जिन्ना के बीच 14 दिवसीय वार्तालाप हुआ। इस वार्तालाप में जिन्ना की केवल एक ही मांग थी कि उसे पूरे बंगाल और पूरे पंजाब सहित भारत के अन्य क्षेत्रों को मिलाकर पाकिस्तान मिले। गांधी जी की मांग थी कि जिन्ना को किसी भी कीमत पर पाकिस्तान नहीं मिलेगा। इसी बीच भारत के वायसराय एवं गवर्नर जनरल लॉर्ड वेवेल ने भावी भारत संघ के लिए अस्थायी सरकार बनाने का काम आरंभ कर दिया। मई 1945 में कांग्रेस के नेता भूला भाई देसाई और मुस्लिम लीग के नेता लियाकत अली के बीच केंद्र में अस्थायी सरकार बनाने के बारे में एक समझौता हुआ। इसमें निश्चित किया गया कि इस सरकार में 40% सदस्य कांग्रेस के, 40% सदस्य मुस्लिम लीग के और शेष 20% सदस्य अन्य गुटों से होंगे। यह प्रस्ताव लॉर्ड वेवेल के समक्ष रखा गया। लॉर्ड वेवेल ब्रिटिश सरकार से सलाह करने के लिए लंदन गया। लंबे विचार विमर्श के बाद मई के अंत में ब्रिटिश सरकार ने इस समझौते को अपनी स्वीकृति दे दी। 14 जून 1945 को भारत सचिव एल.एस. एमरी ने हाउस ऑफ कॉमन्स में भारत के संबंध में नई नीति की घोषणा की। एमरी ने कहा कि ब्रिटिश सरकार भारत में कांग्रेस और मुस्लिम लीग की सरकार स्थापित करने के लिए तैयार है। इस सरकार का गठन वायसराय की कार्यकारिणी के रूप में होना था। वायसराय की इसी कार्यकारिणी को भारत सरकार के मंत्रिमंडल के रूप में कार्य करना था। 25 जून 1945 को लॉर्ड वेवेल ने सरकार के गठन के लिए शिमला में एक सम्मेलन आयोजित किया। वायसराय की घोषणा के अनुसार इसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग के अध्यक्षों, परिगणित जातियों और सिखों के प्रतिनिधियों, केंद्रीय विधानसभा में कांग्रेस दल के नेता और मुस्लिम लीग के उपनेता, केंद्रीय राज्य परिषद में कांग्रेस दल और मुस्लिम लीग के नेता, विधानसभा में नेशनलिस्ट पार्टी और यूरोपीय ग्रुप के नेता और उस समय की प्रांतीय सरकारों के मुख्यमंत्री निमंत्रित किए गए। इस प्रकार शिमला का यह सम्मेलन पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करता था। सम्मेलन में वायसराय की कार्यकारिणी के गठन को लेकर कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच विवाद हो गया। वेवेल ने 14 सदस्यों की एग्जीक्यूटिव काउंसिल का प्रस्ताव रखा, जिसमें कहा गया कि इसमें 5 नाम कांग्रेस द्वारा, 5 नाम मुस्लिम लीग द्वारा और 4 नाम वायसराय द्वारा दिए जाएंगे। कांग्रेस ने एक मुसलमान मौलाना अबुल कलाम आजाद, एक पारसी, एक भारतीय ईसाई और 2 हिंदुओं जवाहरलाल नेहरू तथा सरदार पटेल के नाम दिए। वेवेल ने एक सिख, 2 परिगणित जातियों और पंजाब के मुख्यमंत्री खिजिर हयात का नाम दिया। मोहम्मद अली जिन्ना ने कांग्रेस के द्वारा दिए गए मौलाना अबुल कलाम आजाद के नाम पर आपत्ति कर दी। उसका कहना था कि काउंसिल में कोई भी मुस्लिम सदस्य केवल मुस्लिम लीग से ही हो सकता है। कांग्रेस मौलाना की बजाय कोई दूसरा नाम दे। इस मुद्दे पर इतनी टसल हुई कि यह सम्मेलन विफल हो गया। मुस्लिम लीग की यह जिद न केवल लॉर्ड वेवेल को अपितु पूरे देश को हैरान करने वाली थी, क्योंकि इस समय पश्चिमोत्तर सीमांत प्रदेश, पंजाब और सिंध में मुस्लिम जनसंख्या का बहुमत होते हुए भी वहां मुस्लिम लीग की सरकारें नहीं बन सकी थीं। पश्चिमोत्तर सीमांत प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी। पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी के नेता खिजिर हयात खां मुख्यमंत्री थे। सिंध में सर गुलाम हुसैन की कांग्रेस समर्थित सरकार थी। यही हालात असम की थी। बंगाल में गवर्नर का शासन था। ऐसी स्थिति में मुस्लिम लीग यह दावा कैसे कर सकती थी कि मुस्लिम लीग ही समूचे भारत के मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करती है। जिन्ना का रवैया इसलिए भी हैरान करने वाला था क्योंकि यदि जिन्ना इस काउंसिल के गठन को स्वीकार कर लेता तो 14 सदस्यों की इस काउंसिल में मुसलमानों की संख्या 7 अर्थात 50% होती, जो कि भारत की मुस्लिम जनसंख्या के अनुपात में
दुगनी से भी अधिक होती। यदि यह सरकार बन जाती तो जिन्ना और मुसलमान लाभ में रहते, किंतु जिन्ना को लाभ नहीं, पाकिस्तान चाहिए था। जिन्ना और गांधी जी का मतभेद केवल एक बिंदु पर रहता था। जिन्ना कहता था कि मुस्लिम लीग ही मुसलमानों का प्रतिनिधित्व कर सकती है, जबकि गांधी जी का कहना था कि कांग्रेस हिंदू और मुसलमान दोनों का प्रतिनिधित्व करती है। केवल इसी विवाद के कारण कांग्रेस और मुस्लिम लीग में कभी कोई समझौता नहीं हो पाया। शिमला सम्मेलन में भी यही सब दोहराया गया। शिमला सम्मेलन विफल होने के बाद लॉर्ड वेवेल को भारतीय राजनीति में असफल माना जाने लगा। 21 नवंबर 1945 को मोहम्मद अली जिन्ना ने पेशावर में दिए गए एक भाषण में मुस्लिम लीग द्वारा भारतीय प्रतिनिधियों की अस्थायी सरकार न बनने देने के संबंध में स्पष्टीकरण देते हुए कहा, एक अच्छा सेना संचालक उस समय तक आक्रमण करने का आदेश नहीं देता जब तक उसे विजय का विश्वास न हो। उसे कम से कम सम्मानपूर्ण पराजय का विश्वास तो निश्चय तौर पर होना ही चाहिए। शिमला सम्मेलन की विफलता के बाद मुस्लिम लीग पूरे देश में हिंसा करने पर उतर आई। वर्ष 1946 का प्रारंभ सांप्रदायिक दंगों के साथ ही हुआ और वर्ष के अंत तक पूरा देश दंगामय हो गया। दंगों की शुरुआत अलीगढ़ से हुई और उसका विशाल रूप बंगाल, बिहार और पंजाब ने ले लिया। जनवरी 1946 में देश में प्रांतीय विधानसभाओं के लिए चुनाव हुए, जिनमें मिली विजय के बाद सिंध और बंगाल में मुस्लिम लीग ने सरकार बनाई। इसके बाद इन दोनों ही प्रांतों में हिंदुओं को भगाने का काम आरंभ हो गया। इन प्रांतों में हिंदुओं के समक्ष 3 ही विकल्प थे, या तो वे इस्लाम स्वीकार कर लें, या मर जाएं, या प्रांत छोड़कर भाग जाएं। केंद्रीय शासन से कोई मदद नहीं मिली। इस कारण हिंदुओं का धर्मांतरण, इस्लाम स्वीकार न करने पर उनका कत्ल, उनकी स्त्रियों के साथ बलात्कार तथा उनकी संपत्ति को लूटने का कार्य बंगाल के मुख्यमंत्री सुहरावर्दी के शासन में चल रहा था। इन जघन्य हत्याओं के प्रति जिन्ना और सुहरावर्दी मूक बने रहे। इस कारण असहाय हिंदू बिहार आदि प्रांतों में भाग गए। मुस्लिम लीग द्वारा की जा रही इन ज्यादतियों की हिंदुओं में प्रतिक्रिया होनी स्वाभाविक थी। इसलिए हिंदू महासभा की प्रेरणा से महाराष्ट्र में हिंदू राष्ट्र सेना का गठन हुआ और महाराष्ट्र में ही राम सेना और बजरंग सेना आदि की भी स्थापना हुई। अगली कड़ी में देखिए, सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु से भारत की सेना में विद्रोह फैल गया। कृपया इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें तथा अपने बच्चों, मित्रों एवं परिजनों को भी इस चैनल की जानकारी दें। धन्यवाद। जय हिंद।